भारत की 1306 जेलों में 4,88,511 कैदी हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से। यानी हमारी जेल 118% तक भरे हुए हैं। अब यहाँ से मामला और संगीन हो जाता है, क्योंकि लॉ कमीशन की 268 रिपोर्ट के हिसाब से 67% आबादी जो इन जेलों में है वो अंडर ट्रायल्स की है, यानी विचाराधीन कैदियों की है। और गौर करने की बात यह है कि अंडर ट्रायल्स की इस आबादी का ग्लोबल मीडियन यानी विश्व औसत सिर्फ 27% है। यानी जमानत या बेल के बारे में जो हमारे कानून है उनके पुनर्गठन की बहुत ज़रूरत है, यानी उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बेल यानी जमानत के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप किसी वकील से इस बारे में बात करेंगे, अगर आप किसी वकील से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि बेल मिलना या नहीं मिलना एक मामले के तथ्य यानी फैक्ट्स पर निर्भर करता है। मगर सच्चाई ये है कि किसी को नहीं मालूम कि जज आपकी जमानत की अर्जी पर कैसे विचार करेंगे, क्योंकि जमानत मिलने का जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ लगातार बदलता रहता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं और इससे कई कठिनाइयाँ आई हैं जेल प्रशासन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लिटिगेंट्स यानी अभियुक्तों और पीड़ितों के लिए। हम सबको पता है कि जजेस की संख्या कम है, जिसकी वजह से उन पर भारी केस लोड होता है और इसका प्रभाव जमानत पर भी पड़ता है, क्योंकि कई बार ज्यादा केसेस होने की वजह से यांत्रिक यानी मैकेनिकल तरह से जमानत या तो दे दी जाती है या फिर अस्वीकार हो जाती है। प्री ट्रायल डिटेंशन यानी ट्रायल से पहले की कैद कर लेने की प्रथा हमारी न्याय व्यवस्था की प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के प्रिंसिपल के लिए एक खतरा है। जिन्हें नहीं पता उनको एक बार बता दूं कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का प्रिंसिपल ये प्रिज्यूम करता है या ये अनुमान लगाता है कि कोई भी व्यक्ति बेगुनाह है जब तक कि उसका गुनाह साबित नहीं होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मामले में ये फैसला दिया कि जमानत के लिए कानूनों को कारगर बनाने की जरूरत है। सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस सरकार को जमानत के मुद्दे की याद दिलाता है और ये निर्देश देता है कि इस संदर्भ में एक बेल एक्ट यानी एक नया कानून बनाया जाए। ये कानून बेल से जुड़ी कार्यवाही को आसान और कन्वीनियंट बनाएगा। यह भी कहा गया कि बेल की अर्जियों को 2 हफ्ते के अंदर अंदर सुन के खत्म किया जाए, सिवाय तब जब कानूनी प्रावधान किसी और तरीके की बात करते हैं। यह भी कहा गया कि एंटीसिपेटरी बेल के मामलों को 6 हफ्तों में खत्म किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इस बात का भी संज्ञान लिया कि लगातार अदालत में ऐसे मामले सामने आते हैं जहां कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 की गलत इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या के आधार पर जमानत की मांग करी जाती है। कोर्ट ने यह विचार भी किया कि जेलों में कैदियों की एक बाढ़ जैसी है, जिसमें ज्यादातर प्रतिशत अंडर ट्रायल्स का है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत तक नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी एक कठोर उपाय है जिसका इस्तेमाल पुलिस को सोच समझकर और सिर्फ कभी कभी ही करना चाहिए। ये भी माना गया कि बेल नियम है जिसका एक्सेप्शन जेल में कैद होना है, ना कि ये कि बेल कभी कभी मिले और जेल में कैद होना एक नियम है। अब बेल होती क्या है, आइए जानते हैं। अब बेल होती क्या है? जमानत एक आपराधिक मामले में आरोपी को अंतरिम रिहाई मिलने को कहा जाता है। ऐसा मामला जहां अदालत ने अभी तक निर्णय की घोषणा नहीं करी है। जमानत शब्द का अर्थ उस सुरक्षा या सिक्योरिटी या उस रकम से है जो आरोपी की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए जमा करी जाती है। ऐसा कोई कानून नहीं है अलग से जहां जमानत की परिभाषा दी गई हो, मगर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में और इंडियन पीनल कोड में जहां दंड या पनिशमेंट्स की बात करी गई है वहां बेल से जुड़े प्रावधान मौजूद हैं। अब अपराध जमानतीय या गैर जमानतीय हो सकते हैं, यानी बेलेबल या नॉन बेलेबल। तो सबसे पहले जमानतीय यानी बेलेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं। सीआरपीसी की धारा 436 के अनुसार एक जमानतीय अपराध में बेल एक अधिकार है और पुलिस या अदालत जिसकी भी हिरासत में एक आरोपी है उन्हें बेल बॉन्ड जमा करे जाने के बाद आरोपी को रिहा करना ही होगा। वहीं सीआरपीसी की धारा 437 के अनुसार गैर जमानती अपराधों में बेल एक अधिकार नहीं है। यहाँ पर अदालत पर निर्भर करता है कि वो जमानत देना चाहती भी है या नहीं। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट के पास ये ताकत है कि वो जमानत से जुड़ी अर्जियों को संभाले, सिवाय उन मामलों के जहां किसी अपराध की सजा मौत या आजीवन कारावास की है, यानी सजा डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है। अगर कोई अपराधी 16 साल की उम्र से कम का है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है या वो एक औरत है तो भी बेल उसे प्रदान करी जा सकती है। अब बेल भी कई तरह की हो सकती है, जैसे कि रेगुलर बेल, इंटरिम बेल या एंटीसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल जो होती है वो एक ऐसे आरोपी को दी जाती है जो गिरफ्तार हो चुका है या हिरासत में है।
इंटरिम बेल ऐसे आरोपी को दी जाती है जो कि रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल का इंतजार कर रहा हो। ये कुछ समय के लिए मिलने वाली जमानत है, ये टेम्पररी जमानत भी कही जा सकती है। और एंटीसिपेटरी बेल वो जमानत है जिसकी मांग ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसे ये पता चले कि आने वाले समय में वो एक गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार हो सकता है। एंटीसिपेटरी बेल का जिक्र CRPC की धारा 438 में किया गया है। जस्टिस SK कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने केंद्रीय सरकार से कहा कि जमानत से जुड़े कानूनों की बेहतरी होनी चाहिए। उनका कहना था कि भारत के जेलों में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कन्विक्शन यानी आपराधिक करार देने की गति बहुत ही धीमी है, बहुत ही कम है। एक और बड़ी परेशानी जो बेल के साथ जुड़ी है वो है बेल बॉन्ड्स। देखिए, हमारे समाज में 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, और इस वजह से पैसे की कमी के कारण एक वजह बन जाती है कि एक इंसान को व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी और जेल के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ता है। ये स्वाभाविक रूप से अनुचित हो सकता है। नए जमानत अधिनियम को भारत के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। शायद पैसे की आवश्यकता के बिना केवल सिक्योरिटी रखी जा सकती है, ऐसी प्रणाली तैयार करी जा सकती है बेल के लिए। शायद छोटे अपराधों में डिफॉल्ट रूप से जमानत दी जानी चाहिए और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होने के कारण जांच करने वाली एजेंसी के ऊपर इस बात का भार होना चाहिए कि वो हिरासत के लिए भी अर्जी दें। CRPC की धारा 41 उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जब पुलिस मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकती है। गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को ये पुष्टि करने में अपने विवेक का प्रयोग करना होगा कि धारा 41 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया है या फिर नहीं। ये शर्तें क्या हैं, ये भी एक बार जान लेते हैं कि क्या कोई संज्ञेय अपराध किया गया है, क्या उचित शिकायत करी गई है, क्या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, क्या एक उचित संदेह मौजूद है किसी व्यक्ति के बारे में या उसकी गिरफ्तारी के बारे में या फिर नहीं। और इस वक्त गिरफ्तार करने की अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध एकमात्र चेक दंड संहिता की धारा 220 में पाया जाता है, यानी IPC के सेक्शन 220 में। इसमें प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा परीक्षण या कारावास के लिए प्रतिबद्धता जानता है कि वो कानून के विपरीत काम कर रहा है, इस बारे में बताया गया है। ये अपराध जमानतीय और असंज्ञेय है, लेकिन इस धारा में सिर्फ दुर्भावनापूर्ण या भ्रष्ट गिरफ्तारियां शामिल हैं, ना कि गलत और अनुचित गिरफ्तारियां। बेल के बारे में इस वीडियो में आज इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे। इसके अलावा भी किसी मुद्दे पे आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।